Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स इसमें हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शंस क्या होते हैं। बच्चों इन्फेक्शंस हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जब जरासीम जो हैं वो तकसीम करें और तकसीम करके वो अपनी तादाद को ज़्यादा कर लें और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हमने इन्फेक्शंस को स्टडी करना है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बच्चों क्या होती है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हवा की नाली होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नेजल कैविटी आता है, फेरेंक्स आता है, लैरिंक्स आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर स्टूडेंट्स ट्रेकिया आते हैं, ब्रोंकाई आते हैं और साथ बच्चों ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन्स और लंग्स आते हैं। स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम से एक मेजर टॉपिक दिया गया है जिसके अंदर हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस पढ़ने हैं, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस पढ़ने हैं और फिर लंग्स में हमने स्पेसिफिकली लंग्स को स्पेसिफाई करना है और लंग्स के हमने अलग से जो है वो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो इसको रीड कर लेते हैं, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। बच्चों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है, डिसऑर्डर्स कहते हैं खराबियों को। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स ऐसी खराबियां हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं अ रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स, खराबियों की बच्चों एक रेंज, एक उनकी जो है वो हद, कैन अफेक्ट वो मुतासर कर सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे निज़ाम तनफुस को, एंड इंटरफेयर और मुदाखलत कर सकती है विद रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन है सांस लेने का निज़ाम है इसको मुतासर कर सकती है। अब स्टूडेंट्स ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि आगे वो उनकी रेंज बताता है कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं कैन रेंज बच्चों, ये इनकी जो है वो हदूद होती है कहाँ से, फ्रॉम माइल्ड, माइल्ड कहते हैं मामूली को, एंड सेल्फ लिमिटिंग, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली कंडीशंस, हालात। बच्चों अब ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये मामूली और खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली कंडीशंस, जैसा कि कॉमन कोल्ड, जो बच्चों आम ठंड लग जाती है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है वो फ्लू होता है, ठीक है, फीवर होता है और उसके बाद खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है तो बच्चों अब इसमें क्या होता है, आपको कॉमन कोल्ड होती है जो आम ठंड लग जाती है, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ दिनों के बाद आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन ये माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। लेकिन बच्चों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा शदीद भी हो सकते हैं, मोर सवियर डिजीजेस, ज्यादा खतरनाक किस्म की बीमारियां, जैसे कि साइनोसाइटिस, हम बच्चों इनको पढ़ेंगे आज, ओटाइटिस मीडिया ये भी हमारे आज के लेक्चर के अंदर शामिल है। उसके बाद बच्चों नमूनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों एम्फीसीमा एंड सीओपीडी, बच्चों इनको हम जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स के अंदर देखेंगे। सीओपीडी बच्चों कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, हम इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिसऑर्डर ऑफ लंग्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने बच्चों इसको जो है वो जस्ट एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो याद रखना है। अब बच्चों आए हम बाकायदा जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स आपके बुक में लिखता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस अफेक्ट्स द नोज। बच्चों जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं वो नाक को मुतासर कर सकते हैं, थ्रॉट, गले को मुतासर कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे थ्रॉट से मुराद जो है वो फेरेंक्स है, ठीक है, जो हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर देखा था। उसके बाद बच्चों साइनोसिस, बच्चों साइनोसिस जो है ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, हम इसको जो है वो डिटेल से देखते हैं। उसके बाद बच्चों ये लैरिंक्स को मुतासर कर सकता है एंड कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड, और मुंतकिल हो सकता है आसानी से फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स तक, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कतरे जो कि हमारे सांस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फर्ज करें बच्चों किसी को जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और उसने जो है वो खांसी, ठीक है, खांसी की उसने, तो बच्चों खांसी के जरिए, कफ के जरिए जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्नीजिंग, छींक के जरिए जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे बच्चों वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, अगर एक और बंदा पास खड़ा है और उसने कफ या स्नीज किया और वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बच्चों उस पर्सन के ऊपर गिरे तो उसको भी वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो हैं, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ही मुंतकिल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम साइनोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा पेंडिंग पे, हम इसको जो है वो भी देखते हैं। बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर हमने दो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एक है साइनोसाइटिस और एक है ओटाइटिस मीडिया। बच्चों सबसे पहले जो है वो हम साइनोसाइटिस को देखते हैं और यहाँ से बच्चों हमारा जो है वो साइनोसिस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ पे देखें, आपने जहन में रखना है कि जिस लफ्ज के एंड पर ITIS आ जाए, ठीक है, ITIS आ जाए, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जिस लफ्ज के एंड पर ITIS आ जाए उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। और बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें साइनस, बच्चों साइनस जो है ये सिंगुलर वर्ड है और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है साइनोसिस। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है। साइनस एक सिंगुलर है वर्ड है, जबकि उसका प्लूरल जो है वो साइनोसिस है। तो बच्चों साइनोसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस की जो सूजन है, साइनोसिस की जो इन्फ्लेमेशन है, इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब बच्चों साइनोसिस क्या होते हैं, आए हम इसके जो कॉन्सेप्ट को जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने साइनोसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स होता यह है कि जो हमारी स्कल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो हमारी खोपड़ी है, ये जो स्कल है, इस स्कल को बनाने के लिए इसके अंदर कई तरह की बोन्स मौजूद होती हैं, जिनको हम जो है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, हम वहां पे इनको जो है वो तफसील से देखेंगे। तो बच्चों जब स्कल बोन्स जो है वो स्कल को बनाती हैं, तो होता यह है कि कुछ स्कल बोन्स के अंदर बच्चों छोटी छोटी सी एयर कैविटीज रह जाती हैं। ठीक है, खाली जगह रह जाती है जिनके अंदर एयर फिल होती है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, स्कल के अंदर, स्कल बोन्स के अंदर छोटी छोटी सी खाली जगह होती हैं जिनको हम कैविटीज कहती हैं। ठीक है, और वो जो कैविटीज हैं स्टूडेंट्स वो एयर से फिल होती हैं। ठीक है, और बच्चों उन कैविटीज को, एयर फिल्ड कैविटीज को हम किसका नाम देते हैं? साइनोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये खाली कैविटीज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं बच्चों, इनको हम जो है वो साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम इसको देख लेते हैं। हमारी खोपड़ी की हड्डियों में हवा से भरे छोटे छोटे खाने होते हैं जिनको हम साइनोसिस कहते हैं। अब बच्चों इन साइनोसिस के अंदर हवा आती कहाँ से है? बच्चों इनके अंदर हवा आती है नेजल कैविटी के जरिए, क्योंकि जितने भी ये साइनोसिस हैं बच्चों, ये हवा जो खाली खाने हैं ये हमारी नेजल कैविटी, नाक के अंदर जो खाली जगह है, इसके साथ मुंसलिक होते हैं छोटे छोटे सुराखों के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये बारीक सुराखों के जरिए हमारी नाक के अंदरूनी हिस्से से जुड़े होते हैं। ठीक है, और वो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो साइनोसिस हैं वो बहुत छोटे छोटे सुराखों को, जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, उन ऑस्टिया के जरिए बच्चों नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब बच्चों ये जो साइनोसिस हैं इनको अंदर की तरफ से एक बच्चों यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको आप एपिथेलियम कह लें। ठीक है, ये क्या करती है स्टूडेंट्स? ये म्यूकस प्रोडक्शन करती है। और म्यूकस स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पढ़ा था कि जो म्यूकस है ये इनकमिंग एयर को एक तो बच्चों वार्म करता है, दूसरा उसको ह्यूमिडिफाई करता है, उसके अंदर वाटर वेपर्स को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये एक लेसदार मादा बनाते हैं। लेसदार मादे से क्या मुराद है? म्यूकस बनाते हैं जो नाक में जाता है, नेजल कैविटी के अंदर जाता है। उसका काम सांस की हवा को गर्म और नम रखना है, मतलब उसको वार्म करना है और उसको ह्यूमिडिफाई करना है, उसके अंदर वाटर वेपर्स को ऐड करना है। बच्चों इसके अलावा साइनोसिस के और भी फंक्शंस हैं। इसके साथ साथ ये खोपड़ी का वजन हल्का रखते हैं। बच्चों आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये खाली जगह ना होती और यहाँ पर भी हड्डी होती, तो जाहिर सी बात है जो स्कल का वेट है, जो स्कल का वजन है, वो पहले से ज्यादा हो जाना था। ऐसा ही है ना? लेकिन बच्चों अब यहाँ पे ये जो एयर फिल्ड कैविटीज हैं, ठीक है, इनके मौजूद होने की वजह से जो हमारा स्कल है वो क्या है, उसका वजन जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये लाइट वेट बनाते हैं स्कल को, इसका वजन जो है कम रखते हैं। और बच्चों ये क्या काम करते हैं साइनोसिस? ये हमारी आवाज को निखारने में मदद देते हैं। ठीक है, ये हमारी आवाज जो है उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इनके कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपके बुक में नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हाँ भाई साइनोसाइटिस आपके बुक के अंदर जो है वो गिवन है, तो साइनोसिस क्या होते हैं, तो आपको बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उर्दू के अंदर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स साइनोसिस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है 4 पेयर्स होते हैं साइनोसिस के। कितने स्टूडेंट्स? 4 पेयर्स होते हैं। अब जो हमारी बुक के अंदर जो है वो इनकी लोकेशन दी हुई है, इनके नाम नहीं दिए हुए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इनके नामों को भी देखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो आई आपको ये नजर आ रही है, ये हमारी आंखें हैं। आंखों से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक और ये दो बच्चों, एक पेयर है साइनोसिस का, इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। ठीक है, फ्रंटल साइनस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है एक आई और ये दो आई, दोनों आईज के दरमियान में जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है एथमॉइड साइनस। क्या है स्टूडेंट्स? एथमॉइड साइनस। उसके बाद बच्चों आपको आंखों के नीचे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखें दोनों आंखों के नीचे बच्चों जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, पर्पल कलर के बच्चों, ये कौन से साइनस हैं? दिस आर द मैक्सिलरी साइनस। ये क्या है स्टूडेंट्स? मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद बच्चों आंखों के पीछे, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है आईज की बैक साइड के ऊपर बच्चों एक साइनस होता है, एक पेयर होता है साइनस का, इसको हम स्फिनॉइड साइनस का नाम देते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आपने इनके नाम जो है वो आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आंखों के ऊपर फ्रंटल साइनस, आंखों के दरमियान एथमॉइड साइनस, आंखों के नीचे बच्चों ये क्या है? दीज आर द मैक्सिलरी साइनस। और आंखों के पीछे बिहाइंड द आईज कौन से हैं? स्फिनॉइड साइनस हैं, ठीक है। तो आपने इनको जो है वो नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो बच्चों होपफुली आपको जो है वो जो साइनस सिंगुलर वर्ड और साइनोसिस प्लूरल वर्ड, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन को। बच्चों जहन में रखें, जब कभी भी आपके पास जो है वो लफ्ज इन्फ्लेमेशन आए तो इन्फ्लेमेशन बच्चों इसके अंदर जो है वो ये 5 अलामात होना लाजमी है। 5 कार्डिनल साइंस है, इसके 5 इंपॉर्टेंट साइंस हैं, लाजमी साइंस हैं। कौन कौन से? जिस हिस्से में इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे पेन होगा, वहां पे हीट होगा, वो हिस्सा जो है वो बाकी जिस्म के हिस्सों की निस्बत गर्म होगा, वहां पे आपको रेडनेस मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स उस बॉडी पार्ट में आपको स्वेलिंग मिलेगी, सूजन मिलेगी, ठीक है। सूजन क्यों होती है? फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से। उसके बाद बच्चों जिस हिस्से के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे जो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, वहां पे बॉडी जो है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आपने फिंगर टिप पे याद रखनी है पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये 5 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इन्फ्लेमेशन भी समझ आ गई और आपको साइनोसिस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स हम बाकायदा जो है वो साइनोसाइटिस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखें इसकी बहुत आसान डेफिनेशन है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस बच्चों आपको पता चल गया साइनोसिस क्या है, ठीक है। ये 4 पेड़ मतलब जोड़ों की शक्ल में एयर फिल्ड स्पेसेस, हवा से भरी हुई खाली जगह हैं, डेट सराउंड द नेजल कैविटी, जो कि नेजल कैविटी को सराउंड करती हैं। बच्चों जहन में रखें ये जो साइनोसिस हैं ये नेजल कैविटी को सराउंड करती हैं, इसी वजह से इन साइनोसिस को हम पैरा नेजल साइनोसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी जो है वो याद रखना है कि साइनोसिस को हम किसका नाम भी देते हैं? पैरानेजल साइनोसिस। क्यों? क्योंकि नेजल कैविटी को सराउंड करते हैं, ठीक है। तो 4 जोड़ों की शक्ल में हवा से भरी हुई खाली जगह होती हैं जो कि नेजल कैविटी को सराउंड करती हैं। अंडर द आइज, आंखों के नीचे कौन सी थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद अबव द आइज, आंखों के ऊपर कौन सी थी? फ्रंटल साइनस। बिटवीन द आइज एथमॉइड साइनस एंड बिहाइंड द आइज स्फिनॉइड साइनस, ठीक है। तो आपने इनके नाम भी जो है वो याद रख लेने हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बता दिया कि जिस्म के जिस हिस्से में इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे आपको पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन मिलेगा। अब बच्चों मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक साइनस, बच्चों इसके अंदर जो है वो एक एपिथेलियम की लेयर मौजूद होती है जो कि बच्चों म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती है। अब स्टूडेंट्स अब होता क्या है कि जो इसकी अंदर वाली लाइनिंग है इसके अंदर जो है इसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूकस की जो है वो प्रोडक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से आगे कई सारी जो है वो पेचीदगियां होती हैं जिनको हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये जो साइनस है इसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, बच्चों इसकी क्या हो जाती है? इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, साइनोसाइटिस के अंदर। अब इन्फ्लेमेशन आखिर होती क्यों है, इसके कॉजेज को, इसके सिम्टम्स को और इसके ट्रीटमेंट को भी हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो है वो एक हेल्दी साइनस, ठीक है, ये एक हेल्दी साइनस है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आप इन्फ्लेम्ड साइनस, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है यहाँ पे आप दोनों में जो है वो फर्क मुलाहिजा कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो है वो आपको एक हेल्दी साइनस नजर आ रही है और यहाँ पे बच्चों आपको प्रॉपर इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चों यहाँ पर जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। बच्चों जाहिर सी बात है जहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो जाहिर सी बात है जरासीम की वजह से होगी। अब जहाँ पे जरासीम होंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे बॉडी और जरासीम के दरमियान जो है वो एक फाइट होगी। फाइट के नतीजा में स्टूडेंट्स क्या होगा? पस बनेगी, रेशा बनता है, ठीक है, रेशा बनता है। और बच्चों यहाँ पे जो है वो आपको पस भी मिलेगा साइनस के अंदर और म्यूकस भी मिलता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम साइनोसाइटिस के जो है वो टाइप्स देखते हैं बच्चों। इट में बी एक्यूट या क्रॉनिक। बच्चों साइनोसाइटिस 2 तरह का हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट बच्चों ज़हन में रखें कि जब भी आपके सामने लफ्ज़ एक्यूट आ जाए या क्रॉनिक आ जाए मेडिकल के अंदर, तो बच्चों एक्यूट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी बच्चों जो कि अचानक से शुरू हो, ठीक है, अचानक से शुरू हो और वो थोड़ी देर के लिए रहे, उस बीमारी को हम कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक किसे कहते हैं बच्चों? क्रॉनिक जो है वो क्या है? कोई भी ऐसी बीमारी जो कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो और देर तक रहे, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक, ठीक है। तो बच्चों एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है, ठीक है, ये 7 से 10 दिन तक रहता है, उसके बाद जो है वो ठीक हो जाता है। मतलब साइनस का जो है वो इन्फेक्शन होता है आपको 7 से 10 दिन तक, उसके बाद जो है बिल्कुल बॉडी रिकवर हो जाती है उससे, ठीक है। तो हम कहते हैं ये एक्यूट साइनोसाइटिस था। जबकि बच्चों जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा और देर तक रहेगा। तो यहाँ आप देखें लास्ट ये बाकी रहता है लोंगर देन 12 वीक्स, ठीक है बच्चों, ये 12 हफ्तों से ज्यादा देर तक बाकी रहता है। 12 हफ्ते मतलब 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते, 2 महीने के अंदर 8 हफ्ते, 3 महीनों के अंदर 12 हफ्ते, मतलब 3 माह से ज्यादा
के अरसे तक जो है वो बाकी रहता है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स आपने जो है वो याद रखनी है। एक्यूट 7 से 10 दिन तक, क्रॉनिक जो है वो 12 हफ्तों से ज्यादा देर तक जो है वो बाकी रहता है। ठीक है, बच्चों इसके बाद जो है वो इसके कॉजेज क्या हैं। बच्चों कॉजेज के हवाले से आपके बुक में बैक्टीरिया के नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ इसके जो है वो मेन ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं कि किन किन की वजह से हो सकता है। बच्चों मोस्ट केस ऑफ साइनोसाइटिस आर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ज्यादातर केसेस साइनोसाइटिस के वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, मतलब वायरसेस की वजह से होते हैं। ठीक है, जब वायरसेस जो हैं वो बच्चों हमारी नेजल कैविटी के जरिए जो है वो हमारी नेजल कैविटी में दाखिल होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी जितने भी ये साइनस हैं, ये छोटे छोटे सुराख जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, उसके जरिए हमारी नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड है। तो बच्चों उन सुराखों के जरिए जब ये जो वायरसेस हैं ये हमारे साइनस के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे बच्चों जाके ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वायरस की वजह से हो तो इसे हम वायरल साइनोसाइटिस कहते हैं। जबकि बच्चों इसके सम मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ केसेस जो हैं वो उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं कि बैक्टीरिया जो है बच्चों वो हमारी नोज के अंदर गए, उसके बाद वो साइनस के अंदर जाके वहां पे जो है उन्होंने इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी। उसके बाद बच्चों रेयर केस मतलब बहुत कम केसेस जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन मतलब फंजाई की वजह से जो है वो हो सकते हैं। तो आपने केसेस जो कॉजेज हैं आपने याद रखने हैं। ठीक है, आपने ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो साइनोसाइटिस के वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, सम केसेस जो हैं वो बैक्टीरियल, और रेयर केसेस जो हैं वो फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। इसके बाद बच्चों साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, बहुत आसान है। सिम्टम्स ऑफ साइनोसाइटिस इंक्लूड, बच्चों साइनोसाइटिस की जो अलामात है उसमें क्या शामिल है, फीवर, बच्चों बुखार, मैंने आपको बताया कि जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी बच्चों वहां पे एक तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो फीवर है तो कॉमन सिम्टम है। ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं पर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए आपको साथ जो है वो फीवर हो जाता है, फीवर। उसके बाद बच्चों प्लग्ड नोज, प्लग्ड नोज का मतलब है बंद नाक। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपकी नोज जो है, ठीक है, वो बंद हो गई है। ठीक है, जिस बंदे को साइनोसाइटिस होता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी नोज जो है बच्चों वो क्या हो गई है, बंद हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है नोज के अंदर। ठीक है, पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, बच्चों रेशे की तरह का जो है वो नाक से मटेरियल निकलता है जिसको हम नेजल डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, नाक से किसी चीज का निकलना। पस कहते हैं रेशे को, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अब जब जो है वो इन्फेक्शन होगा तो वहां पे जो है वो पस बनेगी, रेशा बनेगा, और जो रेशा है बच्चों वो नोज से निकलेगा, तो इसको हम कहते हैं पस लाइक नेजल डिस्चार्ज। उसके बाद बच्चों लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अब स्टूडेंट्स होता यह है कि प्लग्ड नोज की वजह से म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन होती है। तो बच्चों इससे होता है कि हमारी नोज के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमें सेंसेशन ऑफ स्मेल देते हैं बच्चों वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल की सेंसेशन भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बच्चों फेशियल पेन, चेहरे में दर्द होता है। जाहिर सी बात है जो साइनोसिस हैं, ठीक है, ये हमारे जो है वो स्कल के अंदर मौजूद है, स्कल के अंदर फेस भी आता है और क्रेनियम भी आता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो फेशियल पेन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आप फीलिंग, एक एहसास कि डैट फ्लेम, फ्लेम कहते हैं स्टूडेंट्स बलगम को। ठीक है, फ्लेम बलगम को कहते हैं कि फ्लेम इज फॉलिंग फ्रॉम द बैक ऑफ नोज इनटू द थ्रोट। बच्चों एक एहसास कि जो बलगम है, ठीक है, ये आपके नाक के पीछे से जो है वो थ्रॉट में गिर रही है, आपको ये एहसास होता है साइनोसाइटिस के अंदर। ठीक है, तो आपने इसके एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपने इसको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि नॉर्मली जो है वो जो साइनोसिस है बच्चों ये म्यूकस बनाते हैं, वो जो म्यूकस है वो नेजल कैविटी के अंदर आता है। लेकिन बच्चों जब नेजल कैविटी का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो अब वो जो उसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, वो जो म्यूकस है, ठीक है, वो फ्लेम की शक्ल में, बलगम की शक्ल में बच्चों वो खुद ब खुद जो है वो बैक ऑफ थ्रॉट जो है वो हलक के पिछले हिस्से में जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स हेडेक, सर दर्द होता है, दैट इज समटाइम्स एग्रावेटेड, जो कि बाजुकात बढ़ जाता है। एग्रावेट का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना, बाय बेंडिंग ओवर, झुकने से। ठीक है, सर दर्द होता है जो कि उस वक्त ज्यादा होता है जब जो साइनोसाइटिस का पेशेंट है जब वो नीचे की तरफ झुकता है। अब बच्चों नीचे की तरफ झुकने से क्या होता है, वो जो साइनोसिस के अंदर बच्चों जो पस इकट्ठी हुई है बच्चों वो नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो ग्रेविटी की वजह से बच्चों जो सर दर्द है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो याद रखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर आप इनको समझ के याद रखेंगे तो आपको इनके अलामात जो हैं वो याद रहेंगी, और आपको जो है वो इनकी जो सिम्टम्स हैं वो बाकी डिजीजेस के सिम्टम्स के साथ मिक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो साइनोसिस की जो लाइनिंग है इनकी इन्फ्लेमेशन हुई, और इसके नतीजा में यहाँ पे पस और म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर केसेस जो है वो वायरस की वजह से होते हैं, तो वायरल साइनोसाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है बच्चों, वो कहते हैं मोस्ट केसेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस एंड रिजॉल्व विदाउट एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो कहते हैं लाइफ को, और यहाँ पे बच्चों लाइफ से मुराद है बैक्टीरिया।
ऐसी दवाइयां जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनकी एक अलग से एक पूरी रेंज है जो आप अगर जो है वो मेडिकल साइंसेस के अंदर आप जाते हैं आगे, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां पे बच्चों आप एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, ठीक है, जिसमें आप ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो वहां पे जाके बच्चों आप एंटीबायोटिक्स को तफसील से देखेंगे। लेकिन बच्चों अभी आपने नाम याद रखना है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ज्यादातर केसेस जो है वो साइनोसाइटिस के बच्चों वायरसेस की वजह से होते हैं और बगैर एंटीबायोटिक्स के ठीक हो जाते हैं। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में बच्चों तो कुछ केसेस होते हैं, आपको पता है साइनोसाइटिस के वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। अब जब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं तो इनको मारने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब बच्चों बैक्टीरिया के मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और साथ हम सल्फा ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये जो सल्फा ड्रग्स है ना, ये खास तरह के ड्रग्स हैं जिनके अंदर एक ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, इनकी डिटेल्स भी आप जो है वो अपनी मेडिकल साइंसेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फोनामाइड ग्रुप होता है बच्चों इनके अंदर। तो जब आगे आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इनके जो है वो फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपने इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो हम एंटीबायोटिक्स या सल्फा ड्रग्स जो है वो आमतौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब है तजवीज़ करते हैं। ठीक है, अब बच्चों बिसाइड इट, इसके अलावा द फिजिशियन, बच्चों फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को। ठीक है, एक जनरल एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है उसे फिजिशियन कहते हैं। अब जब लफ्ज़ फिजिशियन आता है तो बच्चे समझ रहे होते हैं फिजिक्स का माहिर, जो फिजिक्स का माहिर होता है उसे फिजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। फिजिशियन वो जो डॉक्टर है प्रिस्क्राइब, वो तजवीज दे सकता है क्या? निब्यूलाइजेशन। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है निब्यूलाइजेशन, आपसे एमसीक्यूज में आते हैं कि निब्यूलाइजेशन जो है वो किस बीमारी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। नीचे वो 4 ऑप्शंस दे देगा तो आपका आंसर होगा साइनोसाइटिस। बच्चों यहाँ पे देखें निब्यूलाइजेशन में किया क्या जाता है बच्चों, वो जो मेडिसिन है बच्चों उसको मिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? मिस्ट में। अब बच्चों मिस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, मैं आपको जो है वो आसान जो है लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें आपने शावर यूज किया होगा घर में बच्चों। अब ये क्या करता है शावर, जब आप इसको प्रेस करते हैं ठीक है तो यहाँ से बच्चों पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ठीक है, वो जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना उनको हम मिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं? मिस्ट का नाम देते हैं। बच्चों ये क्या करता है, ये निब्यूलाइजेशन बच्चों ये एक अपरेटस है, एक मशीन होती है जो कि मेडिसिन को ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और बच्चों वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो फिर हमारे सांस के जरिए स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी नेजल कैविटी में जाते हैं। फिर नेजल कैविटी से वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो साइनोसिस के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके बच्चों वो इन्फेक्शन को जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो ज़हन में रखना है, निब्यूलाइजेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दी है। तो बच्चों इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स से सल्फर ड्रग्स के अलावा जो डॉक्टर है वो निब्यूलाइजेशन भी तजवीज़ कर सकता है, विच कैन बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मुफीद है इन द साइनोसिस के अंदर एंड नोज और नाक के अंदर, एंड टू एक्सेलरेट रिकवरी और सेहतयाबी के अमल को तेज करने के लिए। अब स्टूडेंट्स वैसे आप दवाई ले रहे हैं तो उसका जो है वो उस खास साइनोसिस पर जो है हो सकता है कि देर से असर हो या हो सकता है कि उसका असर जो है वो कम हो। लेकिन अगर आप जो है वो मेडिसिन को डायरेक्ट जो है वो साइनोसिस तक पहुंचा देते हैं तो रिकवरी के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें क्रॉनिक और रिकरिंग साइनोसाइटिस। बच्चों क्रॉनिक साइनोसाइटिस आपको पता है कि साइनोसाइटिस की वो टाइप जो कि 12 हफ्तों से ज्यादा देर तक रहती है, इसको हम जो है वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। बच्चों रिकरिंग साइनोसाइटिस का क्या मतलब? रिकरिंग का मतलब होता है दोबारा से होना। एक बंदे को जो है बच्चों वो साइनोसाइटिस हुआ, ठीक है, वो ठीक हो गया, ठीक है, अब उसको 20 दिन बाद 25 दिन बाद उसको दोबारा से साइनोसाइटिस हो गया, फिर ठीक हुआ, उसको 10-15 दिन बाद दोबारा से साइनोसाइटिस हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो साइनोसाइटिस जो कि वक्फे वक्फे से हो रहा है इसको हम कहते हैं रिकरिंग साइनोसाइटिस। तो बच्चों क्रॉनिक या फिर रिकरिंग साइनोसाइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या किया जाता है? नेजल सर्जरी की जाती है। ठीक है, प्रॉपर नोज की सर्जरी की जाती है। और बच्चों यहाँ पे ये जो साइनोसिस हैं इनके अंदर से स्टूडेंट्स जो पैथोजेंस हैं, जो जरासीम है और जो इजाफी म्यूकस है उसको क्या कर दिया जाता है? उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के जरिए। ठीक है, तो आपने इसका जो है ये ट्रीटमेंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो है ओटाइटिस मीडिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये जो लफ्ज़ ITIS है फिर ये इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन्फ्लेमेशन का मैंने आपको बताया कि जब भी इन्फ्लेमेशन आए तो पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये आपको 5 चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। अब बच्चों जो लफ्ज़ है ना OT, ठीक है, ये असल में OT A से जो है उन्होंने
यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओटीए का मतलब होता है ओटा, ओटा जो है बच्चों ये जो है इसका मतलब होता है एयर, ठीक है। तो बच्चों जब ओटा और साथ ITIS इनको मिलाया गया तो इन दोनों को मिलाने से लफ्ज बना ओटाइटिस, ठीक है। ओटा का मतलब एयर और ITIS का मतलब इन्फ्लेमेशन। बच्चों जो मीडिया है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मिडल के लिए, दरमियाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें ओटाइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर, मीडिया मिडल, तो इसका बच्चों मतलब ये बना इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर, ठीक है। मिडल एयर की जो इन्फ्लेमेशन है स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो ओटाइटिस मीडिया का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर, ये मिडल एयर की जो है वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो एयर को देखें, या आपने स्टूडेंट्स एयर का स्ट्रक्चर जो है वो अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स हम जो एयर है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। बच्चों ये आउटर एयर है, इसके अंदर आपका कान का ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। इसको हम पिन्ना का नाम देते हैं। पिन्ना के बाद बच्चों ये कैनाल है, इसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, ठीक है। बच्चों इसके बाद ये कान का पर्दा होता है एयर ड्रम, ठीक है, इसे हम एयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। तो पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम बच्चों ये जो है ये आउटर एयर या फिर इसे हम एक्सटर्नल एयर भी कहते हैं, इसके अंदर आते हैं। बच्चों मिडल एयर जो है इसके अंदर क्या आते हैं, मिडल एयर के अंदर बच्चों आते हैं ऑसिकल्स, ऑसिकल्स कहते हैं हड्डियों को। बच्चों हमारा जो मिडल एयर है, कान का ये जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ पर 3 हड्डियां मौजूद होती हैं। हम इनकी डिटेल जो है वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एक को हम बच्चों कहते हैं मैलस, एक को हम कहते हैं इनकस और एक को हम कहते हैं स्टेपस। क्या क्या नाम है, मैलस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो स्टेपस होती है असल में ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। बल्कि हमारे कान की नहीं बच्चों, हमारे पूरे बॉडी की जो सबसे छोटी बोन है वो क्या है, वो स्टेपस है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कान का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है वो यहाँ पे आपको नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसके अंदर जो है ये वेस्टिब्यूल का पोर्शन है बच्चों, ये कोक्लिया का पोर्शन है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का पोर्शन है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हम इसकी जो मैंने आपको जनरल जनरल पार्ट्स के नाम बता दिए। अगर आपके जहन में है तो आपकी रिवीजन हो गई है, अगर आपके जहन में नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वो याद नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में एयर जो है वो एज अ टॉपिक इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ मिडल एयर को देख लेना है कि मिडल एयर के अंदर एक तो मिडल एयर ऑसिकल्स हैं और साथ बच्चों यहाँ पे एक ट्यूब निकलती है मिडल एयर से। इस ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ओटाइटिस मीडिया के अंदर इसको पढ़ना है। क्या नाम है स्टूडेंट्स इस ट्यूब का, यूस्टेशियन ट्यूब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये क्या काम करती है, ठीक है, इसके फंक्शंस देखें। बच्चों यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है, प्रेशर को बराबर करती है मिडल एयर और यहाँ पर एक्सटर्नल एयर के दरमियान। अब बच्चों यहाँ से बाहर से जो है वो एयर आती है, ठीक है, वो यहाँ पे एयर ड्रम के ऊपर प्रेशर लगाती है। अब बच्चों यहाँ से जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को बराबर करने का काम जो है बच्चों वो यूस्टेशियन ट्यूब करती है, ठीक है। वो यहाँ पे दोनों साइड पे एयर के प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद बच्चों अगर मिडल एयर के अंदर कहीं से कोई फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, कोई लिक्विड आ जाता है बच्चों, तो उसको ये ड्रेन कर देती है थ्रॉट के अंदर, गले के अंदर, ठीक है। जो हमारे गले का बैक साइड है वहां पे इसको क्या कर देती है, फ्लूइड को ड्रेन कर देती है, डाल देती है, ठीक है, ताकि मिडल एयर के अंदर कोई जो है वो इन्फेक्शन ना हो, यहां पर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन ना हो और ये प्रॉपर काम करता रहे। अब बच्चों जब ये फ्लूइड को ड्रेन करती है थ्रॉट में तो ये हमारे मिडल एयर को जो है वो इन्फेक्शन से भी बचाती है। अब बच्चों जो ओटाइटिस मीडिया है, मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन होती है बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है ना इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो फ्लूइड को प्रॉपर ड्रेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मिडल एयर के अंदर जो फ्लूइड है इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड जमा होता रहता है। जब फ्लूइड यहाँ पे स्टूडेंट्स जमा होता रहेगा तो यहाँ पे फ्लूइड के जमा होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जरासीम जो है वो यहाँ पे तकसीम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मिडल एयर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके तमाम चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स हैं। ओटाइटिस मीडिया में भी एक्यूट या क्रॉनिक, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्यूट जो है कोई भी ऐसी बीमारी जो कि अचानक से शुरू हो और थोड़ी देर के लिए रहे उसको हम एक्यूट कहते हैं। क्रॉनिक बच्चों ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और देर तक रहती है। तो यहाँ पे देखें रैपिड, तेजी से ऑनसेट कहते हैं आगाज को, जो एक्यूट है इसका तेजी से आगाज होता है, मतलब अचानक से होती है और थोड़ी देर के अंदर ठीक हो जाती है। क्रॉनिक देखें लास्ट ये रहती है मोर देन 6 वीक, 6 हफ्तों से ज्यादा देर तक जो है वो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो एक्यूट जो है यहाँ पे रैपिड ऑनसेट है और क्रॉनिक जो है वो 6 हफ्तों से ज्यादा देर तक रहती है। जबकि साइनोसाइटिस में क्या था, साइनोसाइटिस में जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस था वो 12 हफ्तों से ज्यादा देर तक रहता था। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो भी ज़हन में रखना है। अब बच्चों ओटाइटिस मीडिया का कॉज क्या है, यहाँ पे देखें द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द यूस्टेशियन ट्यूब। अब बच्चों ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है इसके अंदर जब फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों
इससे जो है वो ओटाइटिस मीडिया होगा। अब बच्चों फ्लूइड जमा क्यों होगा? क्योंकि वो जो फ्लूइड है उसको ड्रेन नहीं किया जाएगा। ड्रेन का मतलब होता है किसी फ्लूइड को प्रॉपर एक नाली के जरिए जो है वो सप्लाई करना, ठीक है, विच कैन नॉट बी ड्रेन फ्रॉम द मिडल एयर, जिसको मिडल एयर से थ्रॉट के अंदर जो है वो ड्रेन नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, ड्रेन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बच्चों यहां पर बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर जो है बच्चों वो ब्लॉकेज आ जाती है। यहां पे देखें, when this fluid is not drained, बच्चों जब ये जो फ्लूइड है ये ड्रेन नहीं होता, ठीक है, अब बच्चों तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है और वायरसेस की ग्रोथ शुरू हो जाती है। बच्चों अब वायरसेस की या बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है फिर इससे क्या होगा, फिर इससे ओटाइटिस मीडिया होगा, मिडल एयर की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बच्चों इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, इसका कॉज है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये मिडल एयर से जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करती है थ्रॉट के अंदर, लेकिन बच्चों जब इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो यहाँ पे बच्चों जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत आसान इसके सिम्टम्स हैं बच्चों। सवियर एयर पेन, कान में जो है वो शदीद दर्द होती है। ठीक है बच्चों, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे पेन तो होगी। ठीक है, हमने इन्फ्लेमेशन के साइन के अंदर पढ़ा था। उसके बाद बच्चों पुलिंग एट वन और बोथ हेयर्स, बच्चों जो पेशेंट है ओटाइटिस मीडिया का, बच्चों वो आपको ऐसे नजर आएगा कि वो अपने कान को जो है ना वैसे करके खींचता है। ठीक है, अगर बच्चों वो एक कान को खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस एक कान के अंदर जो है बच्चों वो ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, अगर वो दोनों कानों को खींच रहा है, ठीक है, इसका मतलब है दोनों कानों के अंदर जो है वो ओटाइटिस मीडिया है। लेकिन जहन में रखें कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो कान को खींच रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, तो आपने इसको भी जहन में रखना है। अगर बाकी सारी सिम्टम्स के साथ ये सिम्टम भी अपीयर हो तो देन इट इज अ सिम्टम ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, कोई बच्चा जो है वैसे भी अपने कान को पुल कर सकता है। ठीक है, और आपने जो है वो इस लाइन को पढ़ा और कोई भी बच्चा जो है वैसे ही अपने कान को जो है वो पुल कर रहा हो और आप कहें कि दिस इज द पेशेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब जो होता ही है कि कान के अंदर जो है वो फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जब वो कान को पुल करते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है वो एक सूथिंग इफेक्ट मिलता है। कान के अंदर दर्द बहुत ज्यादा होती है, तो पुल करने से बच्चों उन्हें जो है वो थोड़ा सा एक राहत का एहसास होता है। उसके बाद फीवर जो है बच्चों, बुखार हो जाता है। फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम एयर, अब बच्चों जाहिर सी बात है कि जब मिडल एयर के अंदर बच्चों जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, अब बच्चों तो इससे होगा क्या, ये जो एयर ड्रम है ये थोड़ा सा रप्चर हो सकता है और यहाँ पे जो फ्लूइड है बच्चों ये इस एयर के जरिए बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम एयर, कानों से बच्चों जो है वो फ्लूइड निकल रहा होगा, लिक्विड निकल रहा होगा। ठीक है, और ये कौन सा लिक्विड होगा? वही लिक्विड है जो कि मिडल एयर के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है। और ये कैसे निकलेगा? जब एयर ड्रम कान के पर्दे के अंदर जो है बच्चों थोड़ा सा सुराख हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो वहां से वो जो फ्लूइड है वो एयर के जरिए फिर बाहर निकलेगा। उसके बाद बच्चों लॉस ऑफ बैलेंस, बच्चों जो तवाजुन है वो कायम नहीं रहेगा। बच्चों जहन में रखें कि जो हमारा मिडल एयर है ये हमारे इनर एयर के साथ मिलकर, मिडल एयर बच्चों इनर एयर के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस कैसे क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल जो है वो हमारी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये आपने जब एयर के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा था तो वहां पे आपने मैट्रिक के अंदर जो है इसे स्टडी किया होगा। अब मैं भी नहीं बता रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन बच्चों जब मिडल एयर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है तो ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी जो है वो खराब करता है। उसके बाद बच्चों हियरिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, जाहिर सी बात है समाज के अंदर मुश्किल तो आएगी जब मिडल एयर का जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है। आपको पता है कि आप साउंड, आप आवाजों को कैसे सुनते हैं, साउंड वेव्स स्टूडेंट्स ये क्या है? ठीक है, दीज आर द मैकेनिकल वेव्स, इन्हें गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम क्या है? वो एयर है। अब बच्चों साउंड जो है वो आपको पता है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की शक्ल में ट्रैवल करती हैं। जब यहाँ से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आते हैं तो वो इस एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करते हैं। बच्चों एयर ड्रम के आगे यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है, 3 हड्डियां, मैलस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, मैं आपको नीचे जो है वो दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं वो जो 3 हड्डियों तक वाइब्रेशन जाती हैं, फिर आगे बच्चों यहाँ पे इनर ईयर तक जाती हैं और फिर यहाँ से सेंसेशन ऑफ साउंड जो है उनके सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन आपको फिर आवाज को महसूस करवाता है। ठीक है, तो बच्चों अब जब मिडल एयर के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है समाज के अंदर तो मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये मैंने इसके एक चार्ट भी शो किया हुआ है कि हियरिंग डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है, सोने में मुश्किल होगी, बुखार होगा, कान में दर्द होगा, बच्चों जिस्म का जो है वो तवाजुन सही तरह से नहीं होगा। पेशेंट को क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पेशेंट को जो है वो डिजीनेस फील होगी, चक्कर आएंगे। ठीक है, और वो जो है उससे अपना बॉडी को जो है वो बैलेंस को मेंटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद बच्चों कान से जो है वो फ्लूइड जो है वो निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आखिर में इसका जो है वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? ठीक है, ओरल एंड टॉपिकल पेन किलर्स देते हैं। कान में बच्चों शदीद दर्द होता है तो अब इस दर्द को कम करने के लिए बच्चों हम पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स ओरल कहते हैं टैबलेट की शक्ल में, ठीक है,
पेशेंट को पेन किलर दिए जा सकते हैं, या टॉपिकल। टॉपिकल का क्या मतलब होता है, ड्रॉप्स की शक्ल में, ऐसे कतरे जो कि डायरेक्ट कान के अंदर डालने हैं, ठीक है। तो ऐसे पेन किलर जो कि डायरेक्ट उसी जगह पे अप्लाई किए जाएं जहां पे दर्द हो रही है, इनको हम कहते हैं टॉपिकल पेन किलर। जबकि ऐसे पेन किलर जिसको मुंह के जरिए लिया जाता है, इनको हम ओरल पेन किलर्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयां, इफ काज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर ये बच्चों जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।